शाहरुख खान सिर्फ एक कामयाब एक्टर और प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि एक कामयाब बिजनेसमैन, टीम ओनर और ब्रांड एम्बेसडर भी है। और यही वजह है कि आज उनकी नेटवर्थ करीब 7,000 करोड़ है, जो कि सलमान खान, अमिताभ बच्चन, जूही चावला और ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार्स की नेटवर्थ से कहीं ज़्यादा है। मगर हैरान कर देने वाली बात यह है कि शाहरुख खान की इस नेटवर्थ का राज सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि एक्टिंग के पर्दे के पीछे छुपी हुई एक ऐसी बिजनेस एम्पायर है जहां हर सीन एक स्ट्रेटजी और हर रोल एक इन्वेस्टमेंट है। यही वजह है कि आज उनके पास है मन्नत हाउस, जिसकी कीमत 200 करोड़ से भी ज्यादा है। पाम जुमेरा आइलैंड पर 100 करोड़ की मालियत का K93 विला, KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के नाम से एक IPL टीम, हंडे, फ्रूटी, लक्स, जियो और नोकिया जैसे 30 से भी ज्यादा एक्टिव ब्रांड्स में शेयर्स। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक प्रोडक्शन एम्पायर, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। मगर सवाल यह है कि एक्टिंग के पर्दे के पीछे आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस माइंड छुपा था जो SRK को दुनिया के रिचेस्ट स्टार्स में ले आया। इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर किस तरह SRK ने सिर्फ एक्टिंग से ही नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी के जरिए 7,000 करोड़ रुपए की एक बिजनेस एम्पायर खड़ी कर दी। ये बात आपको हैरान कर देगी कि मूवीज से मिलने वाला रेवेन्यू SRK की टोटल इनकम का जस्ट 30% है। अब सवाल ये है कि बाकी का 70% रेवेन्यू आखिर कहां से आता है। वेल, इस 70% में से 25% ब्रांडिंग, 20% IPL एंड स्पोर्ट ओनरशिप, 10% OTT एंड डिजिटल कंटेंट और रिमेनिंग 15% रियल एस्टेट और दूसरे बिजनेसेस से आता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सारे बिजनेस SRK ने कब शुरू किए। आइए देखते हैं SRK का 1988 से लेकर आज तक का सफर, जो शायद आपको हिलाकर रख दे। वेल, SRK के कैरियर की शुरुआत ईयर 1988 में बैरी जोन के थिएटर ग्रुप से हुई। बैरी जोन इंडिया के सबसे मशहूर एक्टिंग कोचेज में से एक है। उसके थिएटर में एक्टिंग का एक्सपोजर लेना मतलब किसी मास्टर के अंडर काम करने के बराबर था। यहाँ से SRK ने ना सिर्फ डिसिप्लिन, इमोशन और ऑडियंस टाइमिंग का असली मतलब समझा बल्कि परफॉर्मेंस, वॉइस मॉड्यूलेशन और एक्सप्रेशंस जैसे बेसिक टूल्स भी सीखे। ये टेक्निकल टूल्स किसी भी एक्टर के असली वेपन्स होते हैं। क्योंकि किरण वाला आइकॉनिक डायलॉग और राज वाला चार्मिंग स्टाइल, ये सब इसी ट्रेनिंग का रिजल्ट था। SRK ने ईयर 1989 में फौजी नाम के एक टीवी सीरियल से अपना डेब्यू किया, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग, सीरियस और इमोशनल आर्मी ऑफिसर का रोल करके नेशनल ऑडियंस का दिल जीत लिया। ये वो ऑडियंस थी जो उस वक्त दूरदर्शन देखती थी। 80s और 90s में टीवी की रीच बहुत ज्यादा थी, इसलिए जब फौजी हिट हुआ तो हर घर में SRK का नाम और चेहरा मशहूर हो गया। ये पॉपुलैरिटी बॉलीवुड डेब्यू के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुई, जिसका इफेक्ट SRK की पहली फिल्म दीवाना के बॉक्स ऑफिस पर पड़ा। इसके बाद SRK ने कई टीवी शोज में काम किया, जैसे कि सर्कस, उम्मीद, वागले की दुनिया और दूसरा केवल। इन शोज में हर रोल डिफरेंट था, लेकिन ट्रेजिडिक, कॉमेडी और ड्रामेटिक रोल्स ने SRK की एक्टिंग को और भी वर्सेटाइल बना दिया। और यही वजह है कि SRK लोगों का दिल जीतने में कामयाब हो ही गया। लोग SRK को सिर्फ शो के लिए ही नहीं बल्कि उसकी पर्सनैलिटी और प्रेजेंस के लिए फॉलो करने लगे। इसी फैन बेस ने SRK की बॉलीवुड में एंट्री को और भी स्मूथ बना दिया। ने ईयर 1992 में ऋषि कपूर और दिव्या भारती के साथ दीवाना नाम की एक मूवी के जरिए बॉलीवुड में एंट्री की। दीवाना एक ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड स्टार कास्ट वाली मूवी थी और नॉर्मली किसी न्यू कमर को साइड रोल ही दिया जाता है, लेकिन SRK ने स्टार्ट में ही ऋषि कपूर जैसे सीनियर एक्टर के साथ काम करके अपनी प्रेजेंस को एस्टेब्लिश किया। यही वजह है कि ईयर 1993 में SRK ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड जीता। SRK ने सिर्फ ये अवार्ड ही नहीं जीता बल्कि प्रोड्यूसर्स का ट्रस्ट भी जीत लिया, जिसके चलते अगले 2 साल में ही SRK को 10 से भी ज्यादा मूवीज ऑफर की गई। ईयर 1992 में SRK की नेटवर्थ 25 से 30 लाख के करीब थी। बाजीगर में SRK ने एक ऐसा रोल प्ले किया जो ना तो फुल हीरो था और ना ही विलन बल्कि एक एंटी हीरो का रोल था। अपने कैरियर के स्टार्ट में नेगेटिव रोल करना SRK के कैरियर को खत्म कर सकता था, लेकिन SRK ने यह रिस्क लिया और यही उसके कैरियर का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये आइकॉनिक डायलॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ और आज भी ये लाइन SRK की ब्रांडिंग का हिस्सा है। ईयर 1993 में डर मूवी में SRK ने एक ऑब्सेसिव
और मेंटली अनस्टेबल लवर का रोल प्ले किया। इस मूवी का भी एक डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ, के किरण। ये रोल पहले आमिर खान को ऑफर हुआ था, लेकिन आमिर खान के मना करने पर यह रोल SRK को ही मिल गया। इस मूवी में SRK का करैक्टर विलन था, मगर ऑडियंस को SRK का ये रोल भी बहुत पसंद आया। ईयर 1994 में SRK ने अंजाम मूवी में एक बार फिर से एक नेगेटिव रोल प्ले किया, लेकिन एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट के साथ। अंजाम में SRK ने एक इमोशनली डिस्टर्ब्ड पर्सन का रोल प्ले किया, जो कि रिजेक्शन से ऑब्सेसिव होकर क्रिमिनल बन जाता है। ये मूवी अगरचे एवरेज रही, लेकिन क्रिटिक्स ने SRK की परफॉर्मेंस को ऑस्कर अवार्ड के काबिल करार दिया। यही वजह है कि SRK कमर्शियल लेवल पर भी कमाने लग गया और देखते ही देखते ब्रांड इंडोर्समेंट्स भी स्टार्ट होने लग गए और प्रोडक्शन हाउसेस ने भी SRK को प्रायोरिटी देना शुरू कर दी। ईयर 1995 में SRK के मोस्ट आइकॉनिक फेज की शुरुआत हुई, जब SRK ने DDLJ यानी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी में राज का रोल प्ले किया। इस मूवी से पहले तक SRK अपने एंटी हीरो रोल की वजह से बहुत मशहूर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने इनिशियल स्टेज पर रोमांटिक रोल करने से इनकार कर दिया। लेकिन आदित्य चोपड़ा, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर थे, उन्होंने SRK को इस रोल के लिए कन्विंस किया और ये रोल SRK के कैरियर का एक बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बन गया। राज का रोल फनी, स्वीट और इमोशनली डीप था। ये 90s का ऐसा पहला हीरो था जो माँ बाप की इज्जत भी करता था और लड़की को प्यार भी करता था, जीन्स भी पहनता था और अपने कल्चर को वैल्यू भी देता था। इस रोल ने SRK को रोमांस का बादशाह बना दिया और ये सिर्फ एक रोल ही नहीं था, बल्कि SRK की फ्यूचर आइडेंटिटी के लिए एक इमोशनल ब्लूप्रिंट था। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी 20 साल से भी ज्यादा अरसा मराठा मंदिर सिनेमा में चली और ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसको तोड़ने में आज तक कोई भी मूवी कामयाब नहीं हो सकी। इस मूवी के बाद SRK ने जो भी रोमांटिक मूवी की वो हिट होती गई। लोग उनकी आंखों के एक्सप्रेशंस, स्लो मोशन चार्म और डायलॉग डिलीवरी के फैन हो गए। ईयर 1995 में SRK की नेटवर्थ 4 से 5 करोड़ के करीब थी। इस वक्त तक SRK एक ऐसे एक्टर बन गए थे जिस पर हर प्रोड्यूसर और ब्रांड इन्वेस्ट करना चाहता था। ईयर 1997 में SRK ने दिल तो पागल है मूवी में राहुल नाम का एक इमोशनल और रोमांटिक रोल प्ले किया। माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर की ऑपोजिट केमिस्ट्री ने इस मूवी को सुपर हिट बना दिया। इसके बाद ईयर 1998 में SRK ने कुछ कुछ होता है मूवी में एक बार फिर से राहुल नाम का एक आइकॉनिक रोल प्ले किया। इस मूवी की खास बात यह थी कि इस मूवी से SRK ने यूथ को भी अट्रैक्ट किया। इस मूवी में 90s के फैशन, म्यूजिक और डायलॉग्स को दिखाया गया और यही वजह है कि उस वक्त हर कॉलेज बॉय इस राहुल जैसा बनना चाहता था। ईयर 2000 में SRK ने मोहब्बतें मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ राज का रोल प्ले किया। इस मूवी में डिसिप्लिन वर्सेस लव के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया कि आखिर किस तरह एक म्यूजिक टीचर यानी राज आर्यन लव और इमोशन को प्रमोट करता है। मोहब्बतें मूवी के बाद ईयर 2001 में SRK ने कभी खुशी कभी गम मूवी में राहुल रायचंद का रोल प्ले किया। इस मूवी का थीम था फैमिली वैल्यूज, सैक्रिफाइस, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट और लव। इस मूवी से SRK ने इंटरनेशनल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया। इसके बाद ईयर 2002 में SRK ने देवदास में एक ट्रेजिक लवर देवदास मुखर्जी का रोल प्ले किया, जो कि प्यार और ईगो के बीच में फंस कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। ये मूवी एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई, जो कि इस मूवी के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हुआ। ये SRK के लिए सिर्फ एक मूवी ही नहीं बल्कि ग्लोबल आइडेंटिटी बनने का एक मौका थी। SRK को इस रोल के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला और इस वक्त तक SRK की नेटवर्थ 30 से 40 करोड़ तक पहुंच गई थी। इस फेज के बाद SRK ने एक्टिंग से आगे सोचना शुरू कर दिया। SRK ने एक्टिंग से मैक्सिमम पैसा कमाया और इस पैसे को फ्यूचर बिजनेस एम्पायर्स फॉर एग्जांपल रेड चिलीज और KKR यानी कोलकाता नाइट राइडर्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। ईयर 2002 में अपनी वाइफ गौरी खान के साथ मिलकर SRK ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट नाम का एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया। रेड चिलीज की डेब्यू फिल्म मैं हूं ना थी, जो कि फराह खान ने डायरेक्ट की। ये फिल्म तो एवरेज रही, लेकिन साथ ही SRK ने रेड चिलीज VFX भी शुरू कर दिया, जो कि आज इंडिया का टॉप VFX स्टूडियो है। रेड चिली सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस ही नहीं था, बल्कि SRK की मीडिया टेक एम्पायर का पहला स्टेप था। प्रोडक्शन प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन शेयर और VFX कॉन्ट्रैक्ट्स ने SRK की मल्टी इनकम स्ट्रीम को एक्टिवेट कर दिया और इस वक्त तक SRK की नेटवर्थ करीब 50 करोड़ थी।
ये 2007 में ओम शांति ओम रेड चिलीज के अंडर बनी एक ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, जो कि एसआरके की फर्स्ट ग्रैंड स्केल कमर्शियल प्रोडक्शन थी। अब बॉलीवुड को पता चल गया था कि एसआरके सिर्फ एक्टिंग तक ही लिमिटेड नहीं बल्कि एक प्रोड्यूसर भी बन गया है। यही वो वक्त था जब एसआरके ने एक नए प्रॉफिट मॉडल को शुरू किया, प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल। आइए इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इस मॉडल से पहले यूं होता था कि सपोज एक एक्टर ए को मूवी के लिए 10 करोड़ मिल गए। अब चाहे ये मूवी हिट हो या फ्लॉप, उसको उसके पैसे मिल गए, बाकी पैसा सिर्फ प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता था। मगर एसआरके ने नया प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल शुरू किया, जिससे एसआरके की हर मूवी उसके लिए एक बिजनेस इन्वेस्टमेंट बन गई। इस मॉडल में यह होता है कि एक्टर अपनी एक्टिंग के लिए 0 या मिनिमल फी लेता है, फिल्म का को ऑनर बनता है, यानी मूवी की प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करता है, और फिर यह मूवी जितना भी कमाए उसका डायरेक्ट परसेंटेज शेयर उस एक्टर को दे दिया जाता है। इस मॉडल में जहां रिस्क बढ़ जाता है, वहीं दूसरी तरफ अगर मूवी हिट हो जाए तो प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ जाता है। और इसी मॉडल के जरिए एसआरके ने पठान मूवी के टोटल रेवेन्यू में से 60% जनरेट किया। आज सलमान खान और आमिर खान भी इस मॉडल का यूज करते हैं। इस वक्त तक एसआरके की नेटवर्थ 150 करोड़ के करीब थी। ईयर 2008 का फेज एसआरके के लिए एक्टिंग से बाहर निकलकर ग्लोबल इन्फ्लुएंस और बिजनेस एक्सपेंशन का फेज था, जहां एसआरके ने क्रिकेट और सिनेमा दोनों में ओनरशिप और लीडरशिप हासिल कर ली। यही वो टाइम था जब एसआरके ने क्रिकेट की दुनिया में कदम रखने का फैसला किया, क्योंकि एसआरके को ये बात पता थी कि लोगों को 2 चीज़ों में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, एक मूवीज़ और दूसरा क्रिकेट। ईयर 2008 में एसआरके ने जूही चावला और उसके हस्बैंड जे मेहता के साथ मिलकर एक क्रिकेट टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स खरीद ली। उस वक्त फिल्म स्टार्स क्रिकेट को सिर्फ शौक समझते थे, लेकिन एसआरके ने इसे लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स बिजनेस बना दिया। शुरुआत में टीम की परफॉर्मेंस वीक थी और 2 साल बाद यानी ईयर 2010 में परफॉर्मेंस एवरेज हो गई, लेकिन एसआरके ने पेशेंस और ब्रांडिंग पर फोकस बनाए रखा। उन्होंने सबसे पहले ऑडियंस में अपनी टीम का एक इमेज बनाया, फिर मार्केटिंग को पुश किया और साथ ही स्टूडेंट एक्सपीरियंस और फैन बेस को इम्प्रूव किया। और फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि टीम ने 2 बार आईपीएल जीता, एक बार ईयर 2012 में और दूसरा 2014 में। और देखते ही देखते केकेआर टीम की ब्रांड वैल्यू आसमान को छूने लगी। आज केकेआर आईपीएल की मोस्ट प्रॉफिटेबल टीम्स में शामिल है। और यूं ईयर 2008 के एंड तक एसआरके की नेटवर्थ करीब 300 से 500 करोड़ तक पहुंच गई। ईयर 2010 में एसआरके ने एक मूवी माय नेम इज खान में रिजवान खान का रोल प्ले किया, जो कि एक मुस्लिम था और यूएस में इस्लामोफोबिया फेस कर रहा था। इस मूवी ने ह्यूमन राइट्स और ग्लोबल एम्पैथी पर फोकस किया। यूएस, यूके और यूएई जैसी कंट्रीज में इस मूवी को काफी प्रमोट किया गया और इस तरह एसआरके ने इंटरनेशनल लेवल पर शोहरत हासिल कर ली। इसके बाद ईयर 2013 में रोहित शेट्टी की डायरेक्ट की गई मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में एसआरके ने दीपिका पादुकोण के साथ काम किया। इस मूवी ने 400 करोड़ कमा ये साबित कर दिया कि एसआरके हर जॉनरा में ऑडियंस का दिल जीत सकता है, फिर चाहे रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो या फिर एक्शन। इस वक्त तक एसआरके की नेटवर्थ 1500 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। ईयर 2014 से 2018 में एसआरके ने कमर्शियल सिनेमा और एक्सपेरिमेंटल रोल्स दोनों को एक्सप्लोर किया। ईयर 2014 में हैप्पी न्यू ईयर, 2015 में दिलवाले, 2016 में फैन, 2017 में रईस और 2018 में जीरो। इस ड्यूरेशन में बॉक्स ऑफिस अनप्रिडिक्टेबल था, क्योंकि ऑडियंस कुछ नया कंटेंट देखना चाहती थी और एसआरके भी नए फॉर्मेट्स ट्राई कर रहा था। इसी दौरान एसआरके ने 30 से भी ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया, जैसा कि हंडे, फ्रूटी, लक्स, जियो और नोकिया वगैरह। ये ब्रांडिंग एसआरके के लिए एक पैसिव इनकम थी। फिल्म्स हिट हों या फ्लॉप, मगर एसआरके ब्रांडिंग के जरिए पैसा कमा रहा था और इस ब्रांडिंग ने ही एसआरके की नेटवर्थ में एक एक्सपोनेंशियल जंप क्रिएट किया और इस तरह एसआरके की नेटवर्थ 3000 करोड़ तक पहुंच गई। जहां दूसरे स्टार्स सिर्फ एक्टिंग पर डिपेंडेंट थे, वहीं एसआरके एक प्रॉपर बिजनेस नेटवर्क रन कर रहा था। इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर होने के बाद रेड चिलीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसा कि नेटफ्लिक्स इसके लिए कंटेंट बनाना शुरू किया। ईयर 2019 में बार्ड ऑफ ब्लड,
और ये 2020 में बेताल जैसे शोज प्रोड्यूस किए। और सिर्फ यही नहीं बल्कि नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ पार्टनरशिप भी कर ली। यही वो वक्त था जब रेड चिलीज ने सिनेमा के बाहर भी कंटेंट किंग बनना शुरू किया। अब SRK एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका था जो फिल्म बनाता भी था, बेचता भी था और ओन भी करता था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि SRK ने CPL यानी ट्रिनिडागो नाइट राइडर्स और USA यानी लॉस एंजलिस नाइट राइडर्स यहाँ तक अपने टीम नेटवर्क को एक्सपेंड कर दिया। SRK की टीम ओनरशिप एक ऐसी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बदौलत SRK की इनकम में एक बहुत बड़ा जंप आया। ब्रांड पार्टनरशिप्स, मर्चेंडाइज, ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, सब कुछ SRK की नेटवर्थ को बढ़ाने लगे। इस वक्त तक SRK की नेटवर्थ 5000 करोड़ तक पहुंच गई थी। 4 साल के गैप के बाद ये 2023 में SRK ने पठान, जवान और डंकी जैसी ब्लॉकबस्टर और आइकॉनिक मूवीज के साथ कमबैक किया। पठान ने 1050 करोड़, जवान ने 1100 करोड़ और डंकी ने 470 करोड़ का बॉक्स ऑफिस रेवेन्यू दिया। और इस तरह SRK ने सिर्फ एक ही साल में करीब 2000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कमा लिए और टोटल नेटवर्थ 6500 करोड़ तक पहुंच गई। इन मूवीज के रेवेन्यू, ब्रांड वैल्यू और ग्लोबल बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स ने SRK की नेटवर्थ को ना सिर्फ 4 चांद लगाए बल्कि SRK को दुनिया के रिचेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में पहुंचा दिया। ये 2024 और 25 में SRK का नाम सिर्फ रिचेस्ट एक्टर्स तक ही नहीं बल्कि टॉप 10 इंडियन बिजनेसमैन इन एंटरटेनमेंट की लिस्ट में भी आ गया। इन 2 सालों में रेड चिलीज ने OTT प्लेटफॉर्म से मेगा डील्स की और इस तरह वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए रेड चिलीज अब एक ग्लोबल कंटेंट पावर हाउस बन गया है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये 2024 में KKR ने तीसरी बार IPL की ट्रॉफी जीत ली और अब टीम की वैल्यू 900 करोड़ के करीब पहुंच गई है। एक तरफ एक्टिंग, दूसरी तरफ रेड चिलीज, तीसरी तरफ KKR एम्पायर और चौथी तरफ 30 से भी ज्यादा इंटरनेशनल ब्रांड शेयर्स। SRK अब एक क्रिएटिव CEO बन चुका है जिसका हर प्लान स्ट्रेटेजिक और प्रॉफिटेबल साबित होता है और यही वजह है कि आज SRK की नेटवर्थ 7000 करोड़ से भी ज्यादा है। इस वीडियो में आपने देखा कि आखिर किस तरह शाहरुख खान ने अपना कैरियर टीवी सोल्जर से स्टार्ट किया और आज वो मल्टीपल बिजनेसेस रन कर रहा है। एक्टर, प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, टीम ओनर और ब्रांड एम्बेसडर, हर दौर में SRK ने कामयाबी का एक नया लेवल सेट किया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। मेरी मुलाकात होगी आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।